अब मैं दावत दूँगा इमरान गाजी साहब को कि अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब सदर रहीम यार खान टैक्स बार नबी साहब का और जनाब जनरल सेक्रेटरी राना ज़फ़र साहब का कि मुझे मुल्तान टैक्स बार की तरफ से हमें दावत दी गई कि आप आएँ और यहाँ पर जितने भी मेम्बरान हैं उनको अपने इल्म से मुस्तफ़ीद करें। और साथ में पहले हमारा प्रोग्राम बना था जुमेरात का, लेकिन अचानक चेयरमैन साहब का शेड्यूल बन गया। मुल्तान ATIR चेयरमैन मुल्तान आ रहे हैं कल 2 दिन के बेंच पे, तो बड़े अहम केस हमारे लगे हुए हैं मुल्तान में, तो फिर मुझे माज़रत करनी पड़ी जुमेरात के लिए। तो सदर मोहतरम ने कहा कि नहीं, आपने लाजमी आना है और बेशक आप 1 दिन पहले आ जाएँ। तो थोड़ा सा मुझे जो कहा गया था जी कि आपने करंट टॉपिक के ऊपर अहम डिस्कशन करनी है, उस पर मैंने माज़रत की थी कि क्योंकि मेरा काम है लिटिगेशन का, मैं लिटिगेशन एक्सपर्ट हूँ। उसी हिसाब से मैंने इनसे कहा कि सर फिर मेरे सदर मोहतरम मियां अब्दुल सत्तार साहब हैं मुल्तान टैक्स बार, वो करंट टॉपिक पे तो वो अपना मौजू पर अपना खिताब कर लेंगे। मुझे आप सेक्शन 122, 111, 121, 177 जिस पर नोटिस जारी होते हैं उस पर मुझे बोलने का मौका फराहम करें। तो जनाब मोहतरम सदर साहब ने इंतहाई मेहर शफ़क़त फरमाई। उन्होंने कहा ठीक है, आप मियां अब्दुल सत्तार साहब करंट टॉपिक पे बात कर लें और आप लिटिगेशन के ऊपर, असेसमेंट के ऊपर, नोटिस के ऊपर आप अपना जो भी इस वक्त सूरत हाल चल रही है, अदालतों की तरफ से जो हुक्म जारी हुए हैं, हमें रिलीफ मिला है, उसके ऊपर आप रोशनी डाल लें। इसमें किसी का दोस्त का कोई सवाल साथ साथ हो वो पूछते रहें ताकि ना हम इसको क्लियर करते रहें। ये बड़ा अहम और सेंसिटिव टॉपिक है और पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है हमारा, वो ये 3-4 सेक्शन है, इसी के ऊपर ही घूम रहा है, इसी के अंदर ही हमने चलना होता है। और इसको अगर आपको ग्रिप हो गई है तो फिर किसी के साथ आपने ब्लैकमेल नहीं होना, और कोई भी आपका क्लाइंट है, आप उसका जो राइट है आप उसके लिए सही फाइट कर सकेंगे। तो बेसिकली जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो टॉपिक है 122 नोटिस एंड कोर्ट रूलिंग्स के, जो हम 122 को समझेंगे, साथ में हम जो अदालती अहकामात हैं उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि आपको इस वक्त इंतहाई मुफीद होंगे। और सबसे पहले जो सेक्शन 122 है वो अकेला सेक्शन 122 नहीं है, इसके साथ 121, 177 और 214C और 111, ये 3-4 सेक्शन हैं जो मिलकर एक मजमू बनता है। और इसका पर्पज़ यही है कि FBR को अख्तियार दिया गया है कि जो डीमिंग प्रोविजन है, उस डीमिंग प्रोविजन के तहत जो FBR समझता है, हुकूमत समझती है जी कि आपने कोई टैक्स कम जमा कराया है, या आपने कोई छुपाया है, या आपकी अंडर डिक्लेरेशन है, तो उसको डेफिशिएंसी को जो आपने रिटर्न में जमा कराई थी उसको पूरा करके आपसे बाकी जो टैक्स बनता है, जेन्युइन टैक्स बनता है, वो ले सकें। बाकी हमें भी पता है कि जी कि जेन्युइन टैक्स के नाम पर जो सबे खून मारा जाता है, तो जेन्युइन टैक्स क्या मिलना, उनको जो मिलना होता है वो भी FBR हाथ धो बैठता है। तो हमने आज वही समझना है जी कि हमने जब नोटिस आए 122 का, 111 का, तो उसका डिफेंड कैसे करना है। अगर ऑर्डर हो गया है तो हमने अपील में क्या ग्राउंड लेनी है। सेक्शन सबसे पहले 121 है, अगर आपने रिटर्न जमा नहीं कराई और अगर रिटर्न जमा कराई है और केस आपका ऑडिट में सिलेक्ट हो गया है और आपने उसका रिस्पॉन्स नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, तो फिर ऑर्डर 121 में होगा। अभी इसमें एक नई प्रोविजन भी आ गई है 121 में कि अगर आपने वर्क स्टेटमेंट भी जमा नहीं कराई तो फिर कमिश्नर उसका भी बेस्ट जजमेंट करेगा। 121 में सबसे अहम जो चीज़ है जो महकमा गलती करता है वो है कि वो एस्टिमेशन करता है। मैंने अगर जवाब जमा नहीं कराया तो वो एस्टिमेशन की बेस पर ऑफिसर लिख देगा जी कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ जी कि आपका कारोबार इस सड़क के इस किनारे पर है, तो आपने 2 करोड़ रुपए का कारोबार सेल की होगी और उस सेल के ऊपर आपका GP इतना बनता है, मैं आपका इतना टैक्स लगाना चाहता हूँ। एस्टिमेशन नहीं हो सकती। ये बड़ी अहम चीज़ है। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन का लफ्ज़ लिखा हुआ है वहाँ पर, उसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि कंक्रीट हो, जो ये चीज़ साबित करे कि जी कि आपका उसके पास ऐसा कोई एविडेंस आ गया है,
उसने अपना इंस्पेक्टर भेजा है आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस प्रीमिसेस पर 5 दिन 10 दिन 1 दिन उसने वहाँ चेक किया कि जी कि आपकी सेल क्या है। उस सेल से अगर वो एवरेज बनाता है रहा, उसने आपका स्टॉक आगे चेक किया है, उस स्टॉक से अगर वो फार्मूला निकालता है तो उसके बाद उसके पास राइट है कि वो एस्टिमेट करे किसी बेसिस के ऊपर। लेकिन अपने इसी ऑफिस में बैठकर ठंडे कमरे बैठे और अपने स्टाफ को कह दे जी कि इन्हों 2 करोड़ बना दो, इन्हों 3 करोड़ बना दो, वो कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है इसमें। अगर ऐसा कोई ऑर्डर हो गया तो अदालतों में बड़ा रिलीफ मिलता है, ऐसे ऑर्डर हो चुके हैं और इसमें हाई कोर्ट की तरफ से भी बड़ा रिलीफ मिला है, ATIR की तरफ से भी बहुत रिलीफ मिला है कि जी के जब लॉ में वर्ड लिखा गया अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, तो उस अवेलेबल इन्फॉर्मेशन का जो उसके पास मुकम्मल तफसील जो है, अगर वो बेस्ट जजमेंट कर रहा है और उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है तो उसने अपने नोटिस में और फिर ऑर्डर में उसको रिप्रोड्यूस करना है। तो ये सबसे अहम 121 का डिफेंड है कि आप डिफेंस कर सकते हैं इसके ज़रिए। और इसके बाद वंस तो दूसरी सूरत हाल है कि अगर आपको ऑडिट में केस सिलेक्ट हुआ है और आप जवाब नहीं देते तो फिर उसने बेस्ट जजमेंट करनी है। तो उस सूरत में भी एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कि आप जब रिप्लाई नहीं करते, अब यहाँ पर कुछ दोस्तों को थोड़ी सी गलतफहमी होती है जी कि रिप्लाई का मतलब है जी कि मैंने पार्सल रिकॉर्ड दे दिया, पार्सल रिकॉर्ड नहीं दिया, तो अब उसके पास 121 में ऑर्डर करेगा, 122 में करेगा। तो इसमें लफ्ज़ लिखा हुआ है एनी रिकॉर्ड, 177 सब सेक्शन 10 में एनी का लफ्ज़ लिखा हुआ है। और एनी के ऊपर है कि जी कि अगर आपने कोई एक पेपर भी जमा करा दिया है तो फिर वो 122 में केस जाएगा। आपने पार्सल कोई आपने डॉक्यूमेंटेशन कर दी है, कोई रिप्लाई दे दी है और आपने एक पेपर भी आपने दे आए हैं जिसका हवाला दे दिया ऑफिसर ने जी के मेरे पास वकील साहब आए हैं और उन्होंने मुझे 2 पेपर दिए हैं, रिटर्न की कॉपी दे दी है, बैंक स्टेटमेंट दे दी है, तो फिर वो बेस्ट जजमेंट से निकल जाएगा, फिर वो ऑडिट में चला जाएगा केस। फिर ऑडिट का तरीक़ेकार 177 सब सेक्शन 6 में दिया गया है कि वो ऑडिट रिपोर्ट जारी करेगा और ऑडिट रिपोर्ट जारी कर कर कुछ साल पहले तक तो उसमें लफ्ज़ था डेफिनेट इन्फॉर्मेशन कि वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की बेस पर आपको नोटिस करेगा 122 का। लेकिन अब 122 उसमें से 122 में तब्दीली आ गई है। ऑडिट की प्रूवमेंट में लिख दिया गया जी कि रहा तो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो, रहा ऑडिट के ऊपर उसके पास कोई रिकॉर्ड हो। अब ऑडिट में सेक्शन सब सेक्शन इसका 2AA है 177 का, वो सेक्टोरल प्रैक्टिस की बात करता है, सेक्टोरल रेशोज़ की बात करता है। अब 121 में भी सेक्टोरल रेशो को डाल दिया गया है कि अगर उसने बेस्ट जजमेंट करनी है तो फिर वो सेक्टर की रेशो जो FBR जारी करेगा उसकी बेस पर आपको 177 या 122 करेगा। ऐसा नहीं है कि जी कि वो आपने अगर 2 करोड़ की सेल दिखाई है तो उसको कह जी कि मैं 10 करोड़ कर रहा हूँ, उसको रेफरेंस के तौर पे 122 के अंदर भी अगर आपने रिकॉर्ड नहीं दिया और आप पार्सल रिकॉर्ड से मुराद है कि आपने कोई पार्सल रिकॉर्ड दिया है जो कि उसके पास डेफिनेट नहीं है कि जी कि आपकी सेल वो क्या बनाए कोई, तो वो अंदाजे से क्योंकि उसने आपने मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं दिया, उसने ऑडिट रिपोर्ट जारी करनी है तो फिर वो सेक्टोरल प्रैक्टिस की तरफ जाएगा। और यही प्रूवन अब 121 में भी आ गई है कि अगर आपने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं दिया तो फिर भी वो सेक्टोरल प्रैक्टिस की बेस पर सेक्टोरल जो रेशोज़ हैं कि जी कि बिजली के ऊपर कितनी कंजम्पशन हुई है। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, सेल टैक्स में ऐसा नहीं है कि वो कुछ फार्मूलाज हैं। अब बिजली के ऊपर भी सोलर आ गए हैं तो वो फार्मूला भी ख़त्म हो गया, जनरेटर्स पहले इस्तेमाल होते थे लेकिन तो वो भी ख़त्म, पहले जनरेटर की वजह से भी मुकम्मल फार्मूला नहीं था। लेकिन जितनी उसके पास सेक्टर की जो इन्फॉर्मेशन है कि आपका अगर कॉटन इंजीनियर है तो वो आपकी जो मार्केट कमेटी की फ़ीस वगैरह लाइसेंस वगैरह उसे वो आपको पकड़ सकता है। वैसे उसने कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए उस फिर जैसे हमारे कॉटन इंजीनियर के लिए 2003 में फैसलाबाद टेक्सटाइल जो है उन्होंने सेक्टोरल रेशोज़ निकाली थी कि जी के कॉटन इंजीनियर कितना उन्होंने प्रोड्यूस करेगा। अगर ऐसी कोई FBR ने अडॉप्ट किया है रेशोज़ तो इस रेशोज़ को लेकर चलेगा। तो हमारे केसों में ऐसा नहीं होता, सिर्फ उसने नोटिस देना होता है, वकील साहब चले गए हैं, बात बन गई है तो वो केस क्लोज हो जाएगा। अगर बात नहीं बनी तो उसके बाद इतना टाइम नहीं होता जी वो जाया करे। बेसिकली वो टाइम ज़ाया करना उसके लिए अपने लिए नहीं होता, वो कौम के लिए होता है। बेसिकली वो सिर्फ एक ऑफिसर है, उसकी माइंड सेट ही रही है कि जी कि वो टाइम ज़ाया होगा जिसमें उसको बेनिफिट नहीं हो रहा। तो ऐसे केसों में फिर कौम का नुकसान हो रहा है। अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले और सेक्टोरल प्रैक्टिस रहा किसी और बेसिस के ऊपर अगर 121 को रहा 122 के केस को फाइनल करे, ऑडिट के केस को फाइनल करे तो
सिर्फ अपना नुकसान करना है, थोड़ा सा टाइम देना है, तो गवर्नमेंट के ख़जाने में अच्छी खासी रकम आ सकती है और उसमें वकील भी तावन करने को तैयार होते हैं अगर जेन्युइन टैक्स देना ऑफिसर लेना चाहे। कभी भी किसी भी वकील ने आज तक जेन्युइन टैक्स जमा कराने से इनकार नहीं किया, बल्कि खुशी से ज़्यादा ही जमा कराते हैं हम। इनके जब बजट में पूरा नहीं हो रहा होता तो वो भी हम ही जाके पूरा कर रहे होते हैं कि हमें फ़ोन आ रहा होता है जी कि बजट में अभी थोड़ा सा डेफिसिट है, कोई 100 मिलियन 20 मिलियन अपने किसी क्लाइंट से ले दें, 10 मिलियन ले दें, एडवांस ले दें। तो बेसिकली टैक्स पेयर टैक्स देना भी चाहता है, लेकिन अगर जेन्युइन हुकूमत टैक्स की तरफ अगर आती है। भाई ये जो सेक्टोरियल रेशियोज है ये बोर्ड पेंशन करेगा या अपने तौर पे किसी और सोर्स से भी ले सकता है? सर ये बड़ा अहम सवाल है। ये बोर्ड मेंशन करेगा, इसमें जो लॉ में लिखा गया जी कि जो बोर्ड प्रेस्क्राइब करेगा सेक्टोरल प्रैक्टिस वो होगी, और अभी तक बोर्ड ने इस पर काम नहीं किया। तो ऐसा नहीं है जी का कमिश्नर बैठा अपने कमरे में कहे जी कि 7 वाली फैक्ट्री की रेशो 5% निकली, आपकी 3% क्यों है, मैं 5 कर दूँ। ऐसा नहीं है, वो बोर्ड ने बताना है जी कि ये प्रैक्टिस 5 आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। और अगर आपके पास ये भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी कि अगर ऑयल मिल वालों ने एग्रीमेंट किया हुआ है 3% का, तो ये भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 3% ही पूरा करना है। आपके पास किताबें मौजूद हैं, आपके पास लॉस हुआ है, आपके पास जो ऑयल मिल है जो बनोला है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिला, अगर मिल में कोई फॉल्ट था तो परसेंटेज 3 नहीं निकली जो एवरेज परसेंटेज निकलनी चाहिए थी, तो आपने रिकॉर्ड दिखाकर कम पे भी आप असेसमेंट करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रिकॉर्ड आपके पास स्ट्रॉन्ग और मजबूत होना चाहिए। अब सेक्शन 122 है, इसमें जो सब सेक्शन 5 है वो बड़ा अहम है। इस सेक्शन 5 के अंदर 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आपकी एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज़ एस्केप असेसमेंट। दूसरे नंबर पर टोटल इनकम हैज़ बीन अंडर असेस्ड और असेस्ड एट टू लो रेट और हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ असेसिव रिलीफ और रिफंड। और तीसरे नंबर पर एनी अमाउंट अंडर अ हेड ऑफ इनकम हैज़ बीन मिसक्लासिफाइड। इसमें जो पहला हेड है ये सबसे ख़तरनाक है। 122 कब होता है? 122(8) ये पूरे का पूरा जो एक वकील है उसके पास डिफेंस है। सब सेक्शन 8 जो है 122 का, उसके अंदर ही हमने रहा कि इसके पूरे सेक्शन को, इस पूरे नोटिस को हमने एक अपील किया तो उस अपीलेट फोरम पे हमने डील करना होता है, और वो है डेफिनेट इन्फॉर्मेशन। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की जो डेफिनेशन डिफ़ाइन की है कोर्ट्स ने, जिसमें चप्पल ब्रदर का केस है, सेंट्रल इंश्योरेंस का केस है, मैंने उसके हवाले दिए हुए हैं। 1993 SCMR 1132 है, और इसी तरह चप्पल ब्रदर का केस है वो 1052 है, कोई हवाला मैंने दिया हुआ है इसमें। तो बेसिकली ये जो केस लाज हैं ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को डील करते हैं। ये 1993 PTD 1108 है, चप्पल बिल्डर है। और डेफिनेट इन्फॉर्मेशन क्या है? वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट आ जाए फिर उसके बाद खामोशी होती है, उसके बाद महकमा पाबंद है आर्टिकल 189 पर उसको माने। डिस्टिंग्विश करना ऑफिसर का राइट है, लेकिन अगर वो डिस्टिंग्विश नहीं करता और बात भी नहीं बनती और वो फैसला कर देता है, लेकिन अगर आपने रिप्लाई में, आपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का हवाला दिया हुआ है तो वो फिर वो पाबंद है, वो आपको कहीं ना कहीं जाकर रिलीफ ज़रूर मिल जाएगा। कमिश्नर अपील से रिलीफ नहीं मिलेगा तो ट्रिब्यूनल में मिल जाएगा, ट्रिब्यूनल से नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट में ज़रूर मिल जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो आप समझे आपके लिए बाइबल है, उनको आपने ऐसे ही याद कर लेनी है ज़बानी, उनके छठे से नंबर के। आपके किसी ऑफिसर के पास ज़बानी भी अगर आप गए हों और ज़बानी भी अगर आपकी बात हो रही हो और आपके पास साइटेशन की कापी ना भी हो तो आप उसको हवाला नंबर ज़रूर लिखवा दें कि ये 2-3 हवाले केस लाज हैं। इसमें सेंट्रल इंश्योरेंस का केस ला बड़ा अहम है। इसी तरह 122(5) पे मुल्तान का फैसला हुआ है 2022 PTD 1411 खालिद अपना खिन साहब का, वो जस्टिस राहिल कामरान साहब ने किया है। उन्होंने 122(5) और 176 को ही बदल दिया है। फिर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंटें अभी लेटेस्ट आई हैं। एक तो 2023 SCMR 534 आई है, फिर 2024 SCMR 700 आई हैं, जिसमें एक तो सेपरेट नोटिस का पूरा जो एक सिनेरियो था वो चेंज हो गया है, और फिर 534 जो आई है 2023 SCMR, उसमें जो डिपार्टमेंट की प्रैक्टिस है कि 111 और फिर जो मैंने अभी लफ्ज़ बोला है एनी इनकम एस्केप फ्राम टैक्स,
तो उसका उन्होंने मुकम्मल डायमेंशन चेंज कर दिया है। 122(5) में लिखा हुआ है एनी इनकम एस्केप फ्राम टैक्स, और सेक्शन 111 में लिखा हुआ है एनी अमाउंट एस्केप फ्राम टैक्स। अब रे ऑफिसर के अख्तियार में आ गया जी कि वो कौन सा चूज़ करता है, वो एनी अमाउंट लेता है एनी इनकम को पिक करता है। अब अगर ऑफिसर अच्छा है और वो समझता है जी कि मैं एनी इनकम को उठा लूँ, टैक्स पेयर को उसके वकील से उसको थोड़ा सा ऐसा समझ लें कि माइंड मिल गया, उसने कहा यार इसको ज़रा छोड़ दो, बंदा ठीक है, और उसने एनी इनकम के ऊपर फ़ैसला कर दिया। अब इनकम का मतलब है कि उसने आपको खर्चे अलाउ कर दिए हैं, कॉस्ट ऑफ सेल अलाउ कर दी है, जीपी आपका निकाल के उस पर टैक्स लगा दिया है। आपकी कंसीलमेंट थी, आपने बैंक स्टेटमेंट डिक्लेयर नहीं की, बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक आपकी क्रेडिट साइड के मुताबिक सेलें डिक्लेयर नहीं थी, तो उसने आपको जीपी दे दिया। अब दूसरी साइड पर अगर हम आते हैं, दूसरी साइड पर 111 में लिखा हुआ है एनी अमाउंट एस्केप फ्राम टैक्स। जब एनी अमाउंट पर आते हैं तो उसमें लिखा हुआ जी कि टोटल की टोटल अमाउंट कंसीलमेंट है और वो आपकी इनकम तस्वर होगी, और डीमिंग प्रोविजन के तहत वो आपकी इनकम बनकर उस पर टैक्स लग जाएगा। जब टोटल अमाउंट पर टैक्स लगेगा तो वो फिर अगर आपके बैंक में 20 करोड़ रुपये आया था तो वो 20 करोड़ को वो आपका 111 में कंसीलमेंट बनाकर उस पर टैक्स लगा देगा। तो उस सूरत में फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है 2023 SCMR 534, उसमें बड़ा क्लियर कहा है जी कि ये तो डिस्क्रिशन है ऑफिसर के हाथ में कि अगर कोई उसको अच्छा टैक्स पर अच्छा लगा तो उसने छोड़ दिया, कम टैक्स लगाया, और किसी के साथ बात ना बनी उसको हाई रेट पे ले गया, तो ये डिस्क्रिशन नहीं होनी चाहिए। और बेनिफिशियल टू द टैक्स पेयर यही है कि उसको एनी अमाउंट की बजाय एनी इनकम पर टैक्स लगाया जाए। तो 2023 SCMR 534 सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फिर इस बात पर फोकस किया है जी कि आपने आइंदा जब भी कंसीलमेंट बनानी है तो आपने 111 से बाहर निकल के 122(5)(1) में आकर आपने एनी इनकम के ऊपर आकर उसको असेस करना है, खर्चे देने हैं, अलाउ करने हैं। और इसके साथ 111 में भी तब्दीली हुई है जिसको अभी तक ना महकमे ने फोकस किया है, ना ही हमने टैक्स वकला ने उसको कभी महकमे के साथ डील किया है। 2021 तक जितने भी हेड हैं 111(1) A, B, C, D, उन सब में लिखा हुआ है जी कि अगर कंसीलमेंट की एक्सप्लेनेशन आप टैक्स पेयर नहीं दे पाता, आपको कोई चीज़ ऑफिसर ने कन्फ्रंट कराई है और उन्होंने कहा जी कि ये कंसीलमेंट है और आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो इनकम फ्राम अदर सोर्स में असेस करेगा। 2021 में तब्दीली आई है कि ये 111(1) A, B, C जो है ये तो इनकम फ्राम अदर सोर्स में ही असेस होंगे, लेकिन जो 111(1) D है जो डील करता है सेल को, प्रोडक्शन को और एनी अदर इनअक्यूरेट पार्टिकुलर्स को, तो वो रिमेन आपका इनकम फ्राम बिजनेस में अब जाएगा। और इनकम फ्राम बिजनेस में हम जब जाते हैं तो वहाँ पर भी सेक्शन 20 भी या 21 भी है जिसमें लिखा हुआ है जी कि आपको खर्चे भी अलाउ होंगे और कौन से खर्चे नहीं अलाउ होंगे। तो फिर सेक्शन 20 और 21 के मुताबिक फिर उसने हमें खर्चे भी देने हैं, और अगर वो समझता है जी कि ये खर्चे उसको अलाउेबल नहीं है तो वो ना करे, लेकिन जीपी रेट उसने लगा कर फिर हमें, अगर उसने हमारी सेलों की कंसीलमेंट पकड़ी है तो फिर उसके लिए इनकम फ्राम बिजनेस में वो जब जाएगा, सबसे पहले तो आपने फैसला देखना है, ऑर्डर देखना है जी कि नोटिस देखना है कि आपको उसने 111 के नोटिस में या 122 के नोटिस में जो अगर उसने हवाला दिया 111 का, आपको किस तरफ लेके जा रहा है। अगर वो आपकी 111(1) का नोटिस कर रहा है और उस नोटिस के साथ वो लिख रहा है जी कि मैं आपकी इनकम फ्राम अदर सोर्स बनाऊंगा, और जब आप ऑर्डर आता है और ऑर्डर के अंदर रिटर्न की मॉडिफिकेशन का एक पोर्शन होता है जिसमें पूरी रिटर्न मॉडिफाई होकर आपके सामने आती है, उसमें देखते हैं जी कि उसने वो मुकम्मल कंसीलमेंट इनकम फ्राम अदर सोर्स में लिख दिया है, तो एक ही बड़ा वैलिड पॉइंट है आपके सामने कि आपने जाकर अपील में एक ही ग्राउंड लेना है कि जी के ला में इसको कोई अख्तियार नहीं है कि इनकम फ्राम अदर सोर्स में मेरा ऐड करें। ये 2021 से अख्तियार वापस ले लिया गया है और मॉडिफाई करके उसको इनकम फ्राम बिजनेस में डाला गया है। और जब वो इनकम फ्राम बिजनेस में डाला गया है तो वो पर्पसफुली डाला गया है। ला में ऐसा नहीं होता कि लेजिस्लेचर है वो गलती से वो कर गया हो, अगर कॉमा भी लगा हुआ है, कोई फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, कोई ट्रॉफी लगी हुई है किसी जगह पे, वो पर्पसफुली लगी होती है। और इवन कि आज मैं एक जगह देख रहा था कि अगर कोई लफ्ज़ कैपिटल में लिखा हुआ है, पहला कैरेक्टर उसका कैपिटल है, तो उसका भी कोई पर्पज़ है। ऐसा नहीं है कि जी कि अगर कोई लफ्ज़ लिखते हुए पहला कैरेक्टर उसका कैपिटल लिखा गया और वो नॉर्मली नहीं लिखा जाता,
तो वो पर्पसफुली लिखा जाता है, उसका भी कोई मीनिंग नया बन जाता है, तो उसकी कोई वेटेज है उसको नहीं देनी, हमने अलहदा देनी होती है। तो इसलिए लॉ में इनकम फ्रॉम जब बिजनेस लिख दिया गया है तो आपने फिर दो तरीक़ेकार होते हैं। अगर ऑफिसर से बात नहीं बनती तो आप वेट करें ऑर्डर का और अपील में ले जाएं। आपको पता है जी कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ब्लंडर हो गया है कि उसने इनकम फ्रॉम बिजनेस की जगह इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको असेस कर दिया है। और इसके बाद जो 111 का सेपरेट नोटिस, इसके ऊपर पहले लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म हुआ जी कि सेपरेट नोटिस देना लाजमी है। 2021 में एक्सप्लेनेशन आ गई कि क्या नोटिस देना लाजमी है कि नहीं है। इस पर एक्सप्लेनेशन में लिख दिया सेक्शन 122 के अंदर कि ये ज़रूरी नहीं है। फिर थोड़ा सा मसला आ गया कि अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो आई हुई है पहले, क्या वो इसको बरकरार रहेगी, जिसमें लिखा गया जी कि नोटिस देना लाजमी है। एक्सप्लेनेशन जो आ गई है लॉ के अंदर वो इस पर सुपरसीड करेगी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पर कि अब नोटिस देना लाजमी नहीं है। तो फिर एक केस लाहौर हाई कोर्ट में गया तो जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने उसको थोड़ा सा रिलीफ दिया जी कि हम इसको प्रोस्पेक्टिव आप एफर्ट ले लें कि सेपरेट नोटिस देना अब प्रोस्पेक्टिवली जब से अमेंडमेंट एक्सप्लेनेशन आई है तो उसके बाद से आपने इसको कंसिडर करना है। इससे पहले के केसों में 111 का सेपरेट नोटिस देना लाजमी ही रहेगा। जब ये जजमेंट आई उसके बाद अब लेटेस्ट जजमेंट जो आई है उसमें मिलेट ट्रैक्टर में सुप्रीम कोर्ट में 2024 SCMR 700 उस जजमेंट के अंदर बड़ा क्लियर कर दिया गया है कि सेपरेट नोटिस दिया या नहीं दिया, लेकिन आपने जब 111 को कन्फ्रंट कराना है तो उसका भी एक सेपरेट ऑर्डर होना ज़रूरी है। जब सेपरेट ऑर्डर होगा तो फिर वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन तस्वर होगी। अगर कोई शख्स 111 को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और जब 111 का नोटिस का मतलब है कि अगर उसके पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन थी भी तो 111 की हद तक वो डेफिनेट नहीं रही। डेफिनेट उस वक्त बनेगी जब वो 111 का ऑर्डर पास करेगा, और अगर 111 का ऑर्डर पास किए बगैर उसने ऑर्डर कर दिया है इट मीन्स कि वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो बेस ही नहीं कर रहा ऑर्डर, और इसी बात पर 122 सब सेक्शन 8 की बेस पर ही आपको जो कमिश्नर अपील है, ATIR है, हाई कोर्ट है, वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा। सर 111 का नोटिस करना ज़रूरी है, ऑर्डर वैलिड नहीं होगा। नोटिस के बगैर ऑर्डर तो पास हो ही नहीं सकता। ऑर्डर पास नहीं हो सकता। लफ्ज़ लिखा हुआ है 111 में एक्सप्लेनेशन का, ये एक्सप्लेनेशन का जो लफ्ज़ है 111 का ये डिफेंस है। आपके वेल्थ स्टेटमेंट किसी क्लर्क ने जमा करा दी, क्लाइंट की, किसी ये जो बैठे हैं कचहरी में ना तजर्बाकार लोग जो फाइलर किए जा रहे हैं उसने जमा करा दी है, और एक शख्स ने प्रॉपर्टी ले ली है, नोटिस आ जाता है। अब वेल्थ स्टेटमेंट भी आप रिवाइज़ नहीं कर सकते, इनकम टैक्स की रिटर्न भी आप रिवाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन 111 में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप अपना सोर्स एक्सप्लेन कर देते हैं तो फिर 111 की प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। और जब वहाँ पर एक्सप्लेनेशन कॉल करने का कहा गया है तो वो डायरेक्ट ऑर्डर पास करने का मतलब है कि उसने आपसे एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं की। जब उसने आपसे एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं की तो मीन्स के वो जो ऑर्डर है वो इनवैलिडेट है, वो इलीगल है, वो अल्ट्रा वायर है। तो ऐसे ऑर्डर को भी उसके लिए नोटिस देना लाजमी है। बेशक लॉ की प्रूवेन नहीं है, बेशक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो आई हैं उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ अब कि हाँ इन्होंने सेपरेट नोटिस देना है, लेकिन एक्सप्लेनेशन कॉल करना लॉ की रिक्वायरमेंट है और उसको कल्मिनेट करना है उसने एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर में। ये वर्डिंग है, ये जो नया ऑर्डर जो आया है इसका 2024 SCMR 700 मिलेट ट्रैक्टर का, जस्टिस मंसूर अली साहब का, उसमें उन्होंने यही कहा है जी कि इसको एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर आपने करना है और फिर जो कल्मिनेट करेगा वो इन्फॉर्मेशन को, वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन बनेगी। और 122 का जो नोटिस है, अब अगर वो इसमें दो सूरत हाल बनती हैं कि बाज़ दफ़ा 122 का नोटिस पहले होता है और 111 बाद में होता है।
तो उसमें भी यही प्ली ली जाती है जी कि इसके पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, तो इसने 122 पहले कैसे दे दिया, और 122 पहले दे दिया और 111 का नोटिस और ऑर्डर बाद में किया, तो इसका मतलब भी रही है जी कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन तो बाद में बनी है, नोटिस पहले आ गया था। तो ये डिफेंस होते हैं अदालतों में, फिर आपने उनको डील करना होता है, लेकिन नोटिस वो लाजमी करेगा आपको। अच्छा एक और बात, कॉटन जिनरल का पहले जिक्र आया 2019 तक तो फाइनल सिलसिला था। 2019 के बाद टैक्स ईयर 2020 में इसमें शायद अमेंडमेंट हुई और 1% पहले लिंड पे था और ऑयल सेक्शन में 1.5% ऑयल पे था, बाकी प्रोडक्ट्स जो है वो एग्जेम्प्ट कम टैक्स थी। अच्छा 20 वाले अमेंडमेंट में इन्होंने मतलब कि तमाम प्रोडक्ट्स जो है उसने मतलब वो लिख दिया कि क्लास 17 पार्ट 3 की, पार्ट 3 सेकंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल में कि टैक्स पेयर के तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उसका 1% से ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। उसमें कॉटन लिंट है, कॉटन सीड है, ऑयल है और ऑयल केक है जी। ये चार आइटम है। तो क्या 113 सेक्शन इस पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? सर इसमें सेक्शन अहम सवाल किया है, मैं थोड़ा रिपीट कर दूं दोस्तों के लिए कि 2020-19 में एक क्लास इंसर्ट हुई थी, क्लास नंबर 17 पार्ट 3 सेकंड शेड्यूल कॉटन जिनर के लिए, कि अगर वो 4 प्रोडक्ट्स पर 1% दे देंगे तो फिर उनके ऊपर 113 जो वो फाइनल टैक्स में आ जाएंगे। और 113 जो मुझे सवाल किया गया जी कि अब क्या हम 1% दे दें तो 113 पे 1.5% रेट है, तो क्या वो लगेगा कि नहीं लगेगा? सर इसमें 113 के अंदर बड़ा क्लियर एक्सक्लूजन दिया गया है कि फाइनल टैक्स पर आपका 113 नहीं लगेगा, उसकी रिसीट है उस पर 113 नहीं लगेगा। ये बड़ा क्लियर है। 2000 पहले 1979 का कानून था, 1979 के कानून में शायद 80D था, तो 80D में पहले फाइनल टैक्स की जो रिसीट थी आपकी उस पर टैक्स था, उसका क्रेडिट आपका मिलता था। फिर 2001 में नया ऑर्डिनेंस आया, उसमें भी फाइनल टैक्स का आपको इफेक्ट 113 में आपकी जो नॉर्मल टैक्स की 113 बनती थी रिसीट्स पर, वो मिलता रहा है। ये सिलसिला रहा 2008 तक। 2008 में पीपल पार्टी की हुकूमत ने शायद इस सेक्शन को डिलीट कर दिया 1 साल के लिए। 2009 में सेक्शन 113 को ओमिट किया गया और फिर फाइनेंस एक्ट 2009 में दोबारा इसको इंसर्ट किया गया। अब इससे पहले 1979 में कानून आया था, वो था नॉन एब्सोल्यूट क्लास, कि वो नॉन एब्सोल्यूट क्लास ये होती है कि एक कानून मौजूद है, उसमें एक नया सेक्शन डाला जाए और उसको ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया जाए। तो 1979 में इसको ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया गया था, वही इफेक्ट 2001 के ऑर्डिनेंस में भी इसको मिल गया। और फिर बाद में जब 2009 में फाइनेंस एक्ट में जब ये सेक्शन आया तो एक नया सेक्शन आया, इसको हम नॉन एब्सोल्यूट नहीं कहेंगे, इसको हम रे भी नहीं कहेंगे, रे कोई कंटिन्यूटी या 2008 के जो ओमिट हुआ था, एक बिल्कुल नया आया। और इसमें उन्होंने कोशिश की लॉ में कि फाइनल जो रजीम का टैक्स है उसका इफेक्ट आपको नॉर्मल के रिसीट पे 113 पर ना मिले। एक शख्स एक्सपोर्टर था, किसी का 4% फाइनल टैक्स कटा हुआ है, तो वो अपनी दूसरी सेल के ऊपर भी, नॉर्मल सेल पर भी उसका इफेक्ट लिया करता था और वो 113 जमा नहीं कराता था। लेकिन इसमें थोड़ा सा लुकुना रह गया। फिर 2012 में जाकर फाइनेंस एक्ट में लुकुना दूर हुआ और 2012 से मुकम्मल सेक्शन एप्लीकेबल हो गया। इस सेक्शन में जो मिनिमम टैक्स है उसको आपको किसी दूसरे लॉ में अगर आपने दिया हुआ है, 148 में दिया हुआ है मिनिमम टैक्स, 153 1B में अगर आपने मिनिमम टैक्स दिया हुआ है, उसका तो आपको 113 का क्रेडिट मिलेगा। लेकिन बड़ा क्लियर लिखा हुआ है जी कि जो फाइनल टैक्स की रिसीट होंगी उसका आपको 113 एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसी तरह जब हम कॉटन जिनर की क्लास 17 पे आते हैं, ये ऑप्शनल क्लास है, ये आपके लिए लाजमी नहीं है कि आपने इसको अवेल करना है। एक कॉटन जिनर आपके पास आता है, वो कहता है जी कि मेरा जो कारोबार हुआ मुझे तो नुकसान हो गया, तो मैं 1% टैक्स जमा कराने की पोजीशन में नहीं हूँ। तो उस सूरत में फिर आपने क्या करना है कि आप उसको नॉर्मल रजीम में ले जाएंगे। 1% अगर आप नहीं भी जमा कराते और उसका टर्नओवर इतना भी नहीं है जो कि 1% का क्राइटेरिया, जो 1.5% का क्राइटेरिया 113 में दिया गया है 10 मिलियन का या 100 मिलियन जितना भी है,
उस क्राइटेरिया में वो फॉल नहीं करता, बिल्कुल कम सैलरी हुई है या थोड़ा सा उसका कारोबार हुआ है, तो 113 में अगर वो फॉल ही नहीं करता तो फिर आप उसको नॉर्मल टैक्स रजीम में भी ले जा सकते हैं। ये जो अजम्पशन की क्लास है, इसको अवेल करना कहीं भी नहीं लिखा कि मैंडेटरी है, सेक्शन नहीं है, ये अजम्पशन है। और अजम्पशन अवेल करने के लिए जब वो शख्स 117 में जाएगा, अपने चारों प्रोडक्ट्स के ऊपर 1% जमा कराएगा, तो फिर वो फाइनल टैक्स रजीम में आ जाएगा। फिर फाइनल टैक्स रजीम में उसको ये बेनिफिट है कि वो अपना जितना भी उसका इम्प्यूटेबल इनकम बनती है उसके मुताबिक वो अपनी वेल्थ में इनकम ले जाएगा और वो अपना सोर्स बना लेगा। लेकिन जो बात सर ने की है वो रही है कि उसके लिए वो फाइनल टैक्स है, और 113 का नोटिस अगर आया है कि जी आप इसको 1.5% के हिसाब से पूरा करें, वो गलत आया है। आपने उसको फाइनल टैक्स रजीम में रहेंगे और आपने उसको उससे बाहर नहीं निकाल सकता आपको। किसी और दोस्त का सवाल हो तो आगे चलें। 111 भी हमने डिस्कस कर लिया है, इनकम फ्राम अदर सोर्स भी डिस्कस कर लिया है, इनकम फ्राम बिजनेस भी हमने डिस्कस कर लिया है कि 111 का नोटिस आएगा, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस कर ली है। और फिर इसके बाद 2023 SCMR 534 भी डिस्कस कर लिया है। 122(5)A सिर्फ एक टॉपिक हमारा रह गया है। 122(5)A जो है वो बेसिकली एडिशनल कमिश्नर को अख्तियार दिया गया है, और इस पर कोर्ट की रूलिंग भी आ गई है कि कमिश्नर का आगे डेलीगेट कर सकता है एडिशनल कमिश्नर को। तो इसलिए अब आइंदा हमने ये सवाल नहीं करना जी कि क्या कमिश्नर, क्योंकि आगे 122(5)AA में कमिश्नर का लफ्ज़ लिखा हुआ है, क्या कमिश्नर डेलीगेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। वो बिल्कुल कर सकता है, कोर्ट की रूलिंग्स आ गई हैं, और जो पावर उसने डेलीगेट कर दी है एडिशनल कमिश्नर को, तो जब एडिशनल कमिश्नर समझेगा कि कोई रिटर्न एरनेस इन सो फार एंड प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, तो वो उस रिटर्न को रिवाइज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और उसकी असेसमेंट कर सकता है। लेकिन उसके लिए बड़ी अहम कंडीशन है कि 2012 से लेकर 2021 तक इसको इंक्वायरी करने का अख्तियार मिला था, लेकिन 2021 से वो इंक्वायरी करने का अख्तियार भी उसे ले लिया गया है। अब इंक्वायरी में क्या वो डॉक्यूमेंट मांग सकता है? अब तो इंक्वायरी का लफ्ज़ भी निकल गया है, तो बेसिकली अब तो वो कोर्ट की जो रूलिंग्स हैं इसमें 2022 PTD 1411 इसमें दो प्रिंसिपल सेट हो गए हैं। एक तो प्रिंसिपल ये सेट हुआ है कि एडिशनल कमिश्नर 122(5)A में रोविंग एंड फिशिंग इंक्वायरी भी नहीं कर सकता, आपसे रिकॉर्ड भी नहीं मांग सकता। जो भी वो बात करेगा वो डेफिनेट बात करेगा कि उसके हाथ कम ऐसी इन्फॉर्मेशन आ गई है जिससे उसके पास ऐसा कोई सोर्स है जो आपकी रिटर्न में ब्लंडर हो गया है, आपने रिटर्न गलत जमा करा दी है कि वो एरनेस इन सो फार एंड प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, तो उसको वो नोटिस 122(5)A में कर सकेगा। यहाँ पे एक सवाल और भी होता है कि क्या वो अपने 122 का अगर ऑर्डर हुआ है उसको भी 122(5)A में अमेंड कर सकता है? तो पहले 60A हुआ करता था 1979 में, जिसका बेसिकली पर्पज़ यही रही था कि जो ISC है वो अपने ऑफिसर के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे। लेकिन अब ये दोनों अख्तियारात एडिशनल कमिश्नर के पास है, चाहे वो अपने सब ऑर्डिनेट ऑफिसर जो उसका AC है, IRO है, DC है, उसके ऑर्डर को भी वो अगर समझे कि वो एरनेस इन सो फार एंड प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है उसको भी ओपन कर सकता है। और इसी तरह अगर डीमिंग एक सेक्शन आपकी रिटर्न है 120 के अंदर, तो उसको भी वो 122(5)A जारी कर सकता है। लेकिन इसमें रोविंग एंड फिशिंग इंक्वायरी आपसे डॉक्यूमेंट अगर उसने मांग लिए हैं तो वो इसका मतलब अपने अख्तियार से तजावज़ कर गया है और वो नोटिस 122(5)A इलीगल हो जाएगा। और इसी तरह 2022 PTD 1411 में एक नई बात सामने आई है कि 176 में महकमे के पास जो अख्तियार है बैंक से बैंक स्टेटमेंट मांगने का, वो भी डाउटफुल है। लव डाउटफुल बोला है, मना नहीं बोला हाई कोर्ट ने कि इस पर थोड़ी सी मेहनत आप करें तो हो सकता है कि हमें अदालतों से रिलीफ मिल जाए। जनाब मोहसिन मिरिक साहब से मैंने फैसला करवाया भी है, मैं शेयर भी कर दूंगा। उन्होंने इसी पर वर्किंग करते हुए बैंक की से इंफॉर्मेशन के अख्तियार को इलीगल करार दिया है, और उन्होंने कहा जी कि 176 में जब हाई कोर्ट एक
अख्तियार को बैंक से इन्फॉर्मेशन लेने का अख्तियार को डाउटफुल कर रही है कि 176 में उसके पास अख्तियार नहीं है ऑफिसर के पास कि बैंक से इन्फॉर्मेशन ले सके। अगर डाउटफुल है तो फिर इसका मतलब है कि इलीगल है। तो वो मेरे केस में उन्होंने किया है तो मैं शेयर कर दूँगा। इसके बाद 122 की और 121 की लिमिटेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। राणा साहब ये जरा इसका दायरा का तो अहाता करें जो एडिशनल कमीशन नोटिस देता है, जैसे ये मुद्दा वाले साहब जो बैठे हैं हमारे, हर केस में नोटिस, उसको जरा अहाता तो करें, वो कहाँ तक नोटिस दे सकता है, आपको किस बात का नोटिस दे सकता है? सर अभी हमने मुकम्मल डिस्कशन कर लिया है, बाय नेम हम किसी को मुखातब नहीं करते, लेकिन अगर कोई शख्स कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। हमने मुकम्मल अहाता किया है इस वक्त 122(5) को हमने डिस्कस किया है कि रोविंग एंड फिशिंग इंक्वायरी बिल्कुल नहीं हो सकती। इवन के मेरे पास टैक्सेशन मैगजीन में एक प्रिंट हुआ हुआ है, मैं आपको उसका हवाला नंबर दे दूँगा। ये क्वेश्चन ट्रिब्यूनल के फुल बेंच में भी किया था। ये कोई 2-3 फर्में थी कराची की, फर्गूसन हो गई और इसी तरह 1-2 फर्में, और उन्होंने चेयरमैन ATIR को रेफ़र किया था मैटर कि जी इसको आप ज़रा डिस्कस देखें कि क्या हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। तो ये फुल बेंच 5 मेंबर बेंच ने भी इसका अहाता कर मना किया हुआ है जी कि ये अख्तियार उसके पास एडिशनल कमिश्नर के पास नहीं है। मैं कहेंगे तो मैं शेयर कर दूँगा, अगर कोई ऐसा कर रहा है और फिर भी ऑर्डर कर रहा है तो अब ये FBR का काम है कि जी के चेक एंड बैलेंस रखे। इवन के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि जी ऑफिसर्स जेन्युइन टैक्स बनाएं, फिशिंग एंड रोविंग इंक्वायरी करके अपने मफादात से हट कर काम करें, बजाय कि अपने मफादात के लिए बिला वजह 5-5, 6-6, 10-10 क्यूरी बना के नोटिस दे रहे हैं 122(5) का। वो बिल्कुल इलीगल है। नोटिस होगा तो 2-3 पॉइंट पर होगा, 1 पॉइंट पे होगा, 2 पॉइंट पे होगा। अगर 7 पॉइंट पे आ गया, 8 पॉइंट पे आ गया तो उस 8 पॉइंट के ऊपर उन्होंने कहा जी कि इसका मतलब है कि इसने ऑडिट खोल दी है। टैक्स पेयर का तो ऑडिट 122(5) में नहीं हो सकता। राणा साहब आ गए हैं, मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा सर लिमिटेशन का, उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। जी सर, बस 1 मिनट, लिमिटेशन अहम है इसमें। 121 में जो लिमिटेशन थी वो 5 ईयर थी टैक्स ईयर के साथ। जिस टैक्स ईयर को आप रिलेट किया जा रहा है उससे 5 साल थी, और उसके बाद 122(5) में जो 122(4) में जो लिमिटेशन दी गई थी वो 5 साल दी गई थी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें 122 में जो 3 तरह की लिमिटेशनें दी गई हैं, एक तो नोटिस की लिमिटेशन है, 122(5) का नोटिस कब होगा, फिर नोटिस जारी हो गया है तो वो कितने अरसे में उसने फाइनल करना है। और इसमें बेसिकली जो पहले 2021 तक 120 दिन थे नोटिस जारी होने के बाद, और 90 दिन उसको मजीद ले सकता है वो अपने कमिश्नर से एक्सटेंशन ले सकता है, लेकिन उसके लिए भी रीज़नेबल उसके पास ग्राउंड हो कि वो क्यों ले रहा है। अब लिमिटेशन 180 दिन कर दी गई है 2021 से। 121 दिन में उसने फ़ैसला करना ज़रूरी है। ये जो हमारे कुछ साल जो होता है कि जी के 30 जून आ रहा होता है और 30 जून को ऑर्डर आ रहे होते हैं, इंशाल्लाह जब एप्लीकेबल रे वाले साल होंगे तो ऐसा नहीं हुआ करेगा। 180 दिन में उसने फ़ैसला करना है और 90 दिन मजीद वो कमिश्नर से बाई राइटिंग विद रीज़न ले सकता है। रीज़न ऑर्डर के अंदर मेंशन करना ज़रूरी होता है। ऑर्डर शीट पर अगर वो रीज़न लेता है तो वो गलत है, इलीगल है। इस पर कई फैसले आ चुके हैं अदालतों के। 180 दिन के उसने परमिशन लेनी है। 180 दिन से 1 दिन भी ऊपर हो गया और परमिशन उसके बाद ली है, जिसका वो हल्के निकालते हैं कि ऑर्डर शीट पर लेते हैं। तो ऑर्डर शीट पुरानी तारीखों में बनाकर कमिश्नर से ले लेते हैं, तो वो भी इस पर फैसले मौजूद हैं कि जी कि ऐसा नहीं होगा। और 121 के ऊपर था कि 5 साल टैक्स रेट विच रिलेट, तो टैक्स रेट विच रिलेट को 5 साल में टेक्निकली 1 साल 122 से कम लिमिटेशन बनती थी, तो अब उसका भी उन्होंने लकुना दूर कर दिया है। 2000 टैक्स फ्रांस एक्ट 2022 से उन्होंने इसको 6 साल कर दिया है। और 122(5) में जो दूसरी लिमिटेशन है, 122 के लिए दूसरी लिमिटेशन है, वो है कि फर्दर अमेंडमेंट कितने अरसे में होगी। फर्दर अमेंडमेंट के लिए उसके पास 1 साल है, और 1 साल अगर आपका उसके अंदर फिर अगर वो दोबारा 122(5) और 122(5) हो जाता है तो फिर वो फर्दर 1 साल और मिल जाएगा। और अगर वो हर साल आपको किसी इंफॉर्मेशन की बेस पर आप प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू की बेस पर 122(5) होता रहता है, तो ये 20 साल तक भी आपकी लिमिटेशन एक्सपायर नहीं होती। ये लॉ में एक लकुना है जिस पर कम से कम के फर्दर असेसमेंट के बाद हमें अगर ऑफिसर करे तो उसका 1 साल ही होना चाहिए। ये बार बार रिपीट इसको आगे करना और हर साल आगे करना। इवन के केस में वही सजाद भट्ट साहब है, मेरे बड़े मोहतरम है, लाहौर बेस्ड लायर हैं, तो उनसे डिस्कस हुआ तो एक केस में उनके 6 साल महकमा आगे ले गया। हर साल अमेंड किया जा रहा है और 6 साल
मसलन अगर 2014 का साल है तो अब तक वो चल रहा है, तो फर्दर अमेंडमेंट वो हर साल 1 साल आगे बढ़ा सकता है अगर उसमें अमेंड हुआ है। बाकी 120 दिन या 180 दिन जैसे हैं, जिस साल का केस था जैसे नोटिस था उसके हिसाब से आपने देखना है, और विद इन 5 ईयर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसने 122(5) में फ़ैसला करना है। बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो सर 161 की कोई लिमिटेशन नहीं है, इसी तरह सेक्शन 4C है उसकी कोई लिमिटेशन प्रेस्क्राइब नहीं है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली साहब की जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने कहा जी कि और इससे पहले साकिब निसार साहब की जजमेंट आई थी पंजाब एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर। ये सबको याद होगा कि हमने पंजाब एग्रीकल्चर टैक्स पे स्टे लिए थे, लेकिन बाद में आया कि जी कि नहीं, अब आपने क्योंकि रिटर्न में डिक्लेयर कर दिया है तो अब आपने ये हमारे खिलाफ अल्ट्रा वायर हो गया है। कुछ लोगों ने ख्याल किया जी कि शायद साकिब निसार साहब ने जो जजमेंट दी है वो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड हैं उनको टैक्स में लाने के लिए दी है। ऐसा बात नहीं है, जो उसका जजमेंट को हम पढ़ेंगे तो उसका जो अखज़ है वो ये है जी कि जो चीज़ हमने सेक्शन 3B से जो पंजाब टैक्स है उसमें हमने डिक्लेयर कर दी है इनकम टैक्स की रिटर्न में, और 3B में आपको नोटिस हो गया तो वो बेसिकली उसकी असेसमेंट नहीं होनी होती, उसकी रिकवरी होती है। तो जब एक चीज़ की असेसमेंट नहीं होनी, रिकवरी होनी है, तो फिर पंजाब एग्रीकल्चर टैक्स की जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार साहब की, उन्होंने कहा है कि अब आपने रिकवरी करनी है और रिकवरी कभी भी टाइम बार नहीं होती। इसी तरह पी फैज़र की जजमेंट है 1998 की, उसमें कहा हुआ है जी कि रिफंड कभी भी टाइम बार नहीं होता। तो इसलिए जो आपने सवाल किया है कि 161 बेसिकली वो लफ्ज़ रिकवरी है, असेसमेंट का लफ्ज़ नहीं है। महकमा आपसे रिकवरी करता है, इस पर 161 पर सुप्रीम कोर्ट की MCB की जजमेंट भी आ गई है कि रिकवरी के लिए उसके पास एविडेंस होगा जी कि ये आपने कम टैक्स जमा कराया। ये एक अलहदा एक डोमेन है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। तो आप उसने महकमे ने रिकवरी करनी है, रिकवरी का उसके पास अख्तियार ये है कि वो टाइम बार नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर उसको कोई डॉक्यूमेंट मांगना पड़ता ऑफिसर को, वो कहता है जी कि रिकॉर्ड ले आए, तो वो 174 की जो लिमिटेशन है 6 साल की, वो सैयद मंसूर अली साहब जो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने उस पर बड़ा तफसीली फैसला दे दिया है कि जी कि आप रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे। रिकवरी आप चाहें तो 20 साल पुरानी B 161 में अगर आपको मालूम हो गया जी कि इस कंपनी से ट्रांजैक्शन में टैक्स नहीं कटा और आपके पास इसका ऑफिसर के पास इसका मुकम्मल सोर्स है, तो वो आपको रिकवरी के लिए नोटिस कर सकता है। लेकिन उस पर फिर 161(1)B आ जाता है कि उस शख्स ने रिटर्न जमा करा दी है और उस रिटर्न में टैक्स भी जमा करवा दिया है, तो फिर उसके बाद वो रिकवरी भी नहीं हो सकती। 1613 के हवाले से भी कोई डायरेक्शन जी 161(3) सर प्रीजुडिशल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड अर्नेस्ट इन सो फार का अख्तियार दे दिया गया है एडिशनल कमिश्नर को, और इस पर अभी कोई डायरेक्शन नहीं है। रे 122(5)(a) की तरह ही है। अगर वो चाहे और समझता है जी कि एडिशनल कमिश्नर समझता है जी कि किसी शख्स ने या उसके ऑफिसर ने ऐसा ऑर्डर कर दिया है जो कि प्रीजुडिशल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, तो वो साबित करेगा पहले, और साबित करके फिर उसको मॉडिफाई कर सकता है 161 को, और आपकी अगर लायबिलिटी कम डिटरमिन हुई है तो उसको एनहांस कर सकता है। 161 जो है टैक्स ईयर 22 में आया है, ये पिछले सालों में इंप्लीमेंट हो सकता है? सर 161 सब सेक्शन 3 पिछले सालों में नहीं अप्लाई होगा, रे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। दूसरा पाकिस्तान में या आप ये पासपोर्ट रीसेट के हवाले से कोई कोर्ट में गया है? सर अभी तक पासपोर्ट रिसर्च पे क्योंकि इसकी हार्डशिप आई नहीं है किसी को सामने, तो अभी तक कोर्ट में नहीं गया कोई। केसेस में आ गई है सर वो नहीं समझ आ रहा कि जी कि वो बोर्ड ने किया है, ऑटोमेटिक हो गया, किसी की गलती से हुआ है, आपने भी नोटिस किया होगा सेल टैक्स के केसेस में उसमें हो गया है प्रॉब्लम। कुछ हो गया। तो जी इस पर बिल्कुल, इस पर रहीम लाल खान टैक्स बार और मुल्तान टैक्स बार की तरफ से हमें एक एलामिया जारी करना चाहिए। हम कल ही जाके बोर्ड को लेटर लिख देते हैं कि अरे हमें कबूल नहीं है, क्योंकि हम टैक्स पेयर जो है उसको तो कुछ भी नहीं मालूम होता, वकील को ही उसने सारा डाटा रखना होता है। और हर दफ़ा जब रिटर्न जमा कराने लगे और वकील जाकर पहले तो 300 SRO 350 की मुश्किलों से नहीं बाहर निकला, टैक्स पेयर तो वकील को ही मुलजिम समझता है जी कि अरे मुझे डिले कर रहा है, प्लेंटियाँ लग रही है, इस वकील की डिले की वजह से लग रही हैं। जब मैं उसे कहूँगा जी कि पासवर्ड आपको आएगा और वो आपने मुझे शेयर करना है, और पासवर्ड और ईमेल नहीं आता उसके पास, और फिर पासवर्ड और ईमेल को रिकवर करने का प्रोसीजर इतना सख्त कर दिया है, तो उसके ऊपर भी हमें लाइनों में लगना पड़ता है। तो उसको भी वन विंडो होना चाहिए, और पासवर्ड तब्दील करने को तो बिल्कुल ही हम नहीं इसको सब करेंगे। अगर ऐसा पासवर्ड तब्दील हो गया तो उसके ऊपर सुप्रीम को अपना हाई कोर्ट में या फिर FTO में लाजमी हमें जाना चाहिए। और किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन? मैं राना साहब से गुजारिश करूँगा सर प्रोसीडिंग को आगे चलें। जी इमरान गाजी साहब के हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बारे में ब्रीफ किया। सेल्स टैक्स में जो एफिडेविट देना पड़ता था
हर महीने वो बोर्ड ने वापस ले लिया। 111 के बारे में अर्ज़ ये है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, आपके क्लाइंट ने 50 लाख की और आपने डिक्लेयर नहीं की, लेकिन आपके पास कैश पड़ा हुआ है, बैंक में नहीं, बैंक में पड़ा होगा तो वो तो मतलब है बैंक में पड़ा हुआ है, वो आपने यूटिलाइज नहीं किया। लेकिन अगर कैश पड़ा हुआ है 50 लाख और तो फिर आप कह सकते जी मेरे पास पैसे तो थे, तो फिर उस पर 111 नहीं लग सकती। तो अब मैं जनाब यूनुस गाजी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो मुख्तसर वक्त के लिए हमें अपने ख्यालात से आगाह करें।